नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की आज की तमाम अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के सूचना और जनसंपर्क विभाग के निदेशक शिशिर सिंह ने मतदान किया है। उन्होंने पत्नी और दोनों बेटों के साथ मतदान किया। लखनऊ के गोमती नगर स्थित एनी बेसेंट स्कूल में उन्होंने मतदान किया है। आज पांचवें चरण का मतदान लगातार सुबह 7 बजे से जारी है। उत्तर प्रदेश में आज कई हॉट सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर पहुंच रहे हैं। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार डॉक्टर रहीस सिंह ने अपनी पत्नी वीना सिंह और बेटे अयेंद्र सिंह के साथ सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज पर अपना मतदान दिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी से हमारे चैनल है ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। अधिकारी और सलाहकार मुख्यमंत्री वो आए हैं, वो कृपया यहाँ पहुंचे। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर, गिविंग अ स्पेशल टाइम ओवर हियर। सर प्लीज। जी नमस्कार। मैं अभी प्रधान जी को सुन रहा था, आपको भी मैंने सुना। तो प्रदेश के बारे में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, प्रदेश के विकास के बारे में, प्रदेश के लोगों में क्या चाह है, क्या हमारा प्रदेश कैसा दिखाई दे। और हम चूंकि पूरे देश के एक महत्वपूर्ण भाग हैं, तो हमारे प्रदेश से निश्चय ही पूरे देश में राजनीति सबसे ज्यादा एमपीज भी है। तो निश्चय ही वी आर द मोस्ट क्रिटिकल स्टेट। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चुनाव के चरण भी है, मैक्सिमम चरण भी है। और हम भी, मैं भी एक वोटर हूँ और कल मुझे वोट देने जाना है। तो मैं तो केवल इतना ही बिंदु पर प्रारंभ करूंगा। और चूंकि मैं जिलों में जिलाधिकारी रहा हूँ, तो क्या इतनी जल्दी इतना खूबसूरत, इतना इम्पैक्टफुल कोई प्रोजेक्ट हो पा रहा है। आज अयोध्या के बारे में रोज चर्चा हो रही है, राम मंदिर के बारे में रोज चर्चा हो रही है। क्या ये जो पूरी कहानी राम मंदिर की, मैं तो वहाँ कलेक्टर भी रहा हूँ हैदराबाद अयोध्या में 97-98 में, मैं नहीं सोच सकता था कि कभी ऐसा होगा कि अयोध्या से इंटरनेशनल फ्लाइट चलेगी। और प्रधानमंत्री जी ने उसका भी शुरुआत किया। ये जो मेरे ही सामने, हम लोग भी अच्छे बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आईटी कानपुर से पढ़े हुए हैं, हम लोग भी सोच रखते हैं ऑफिसर के रूप में, लेकिन हम लोगों की सोच से भी परे था कि अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। अयोध्या में पूरे देश की ट्रेनें आएंगी, वंदे भारत टाइप की फास्ट ट्रेन आएगी, जो 5 से 6 घंटे में जो है दिल्ली से अयोध्या सीधे पहुंच जाती है। कल 70-80 लोग का एक ग्रुप आया, पूर्व राष्ट्रपति जी के साथ पूरी ग्रुप आया, पूरी ट्रेन से आया। और आज ट्रेन से, कल ट्रेन से निकल गए, एक दिन में आया, एक दिन में निकल गया। ये कभी सोचा नहीं जा सकता था। 2017 में जब मुख्यमंत्री जी आए तो वो खुद जो है पीठ के अध्यक्ष है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी उस पीठ के जो है अध्यक्ष है। लेकिन उन्होंने एक चीज हम लोगों को कहा, अफसरों के बीच में बैठ के कहा कि आप लोग अपने प्रदेश का पोटेंशियल अचीव नहीं कर रहे, 1% भी पोटेंशियल नहीं अचीव कर रहे हैं। जितना अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, आप विंध्याचल, आप बुद्धिस्ट पूरा सर्किट ले लें, तो ये सोच के बाद एक एक करके प्रोजेक्ट आगे बढ़े। अयोध्या में पहली बार जब दीपोत्सव हुआ, मुख्यमंत्री जी ने दिए जलाने का निर्देश दिया और दीपोत्सव का आयोजन हुआ उत्तर विभाग और वहां के प्रशासन से। मुझे याद है कि पूरा विश्व झुका और 650 चैनल ऐसे थे पूरे विश्व के, जिन्होंने पहली बार कवर किया।
और जब प्रधानमंत्री जी 2023 में अयोध्या में दीपोत्सव में गए, लाखों दिए जलाए गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति पूरे देश में या पूरे विश्व में होगा जिसने दीपोत्सव देखा रहा होगा और प्रधानमंत्री जी के सामने जो दृश्य था, इस दृश्य को अपने टीवी चैनल पर देखकर प्रभावित हुआ। सर, आपने जो बात कही खासतौर से उसको हमारे दर्शक भी और हमारे जो लोग हमारे यहाँ बीच बैठे वो भी उसको अग्री करते हैं। मैं चाहूंगा कि कृपया एक माइक से हमारे एक दो गेस्ट ऐसे बैठे जिनसे हम एक दो प्रश्न लेंगे। खासतौर से मैं चाहूंगा कि हमारे ब्यूरो हेड जिसमें लगभग 6-7 साल पहले मैं उनको लेकर गया था, तो मुझे वहां पे लगभग 8-9 घंटे मुझे लगे। मैं कानपुर के रास्ते से और इंडिया के रास्ते से मैं निकला। अभी मैं कुछ दिन पहले मैं पहुंचा, जब मैं जा रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जाइए। बिल्कुल। मेरी माता जी लगभग 74 वर्षों की है और वो मतलब मुझे इस बात का डर था कि बहुत झटके ना लगे, तो उन्होंने बोला नहीं आप ये नया बनाया, आप इससे जाइए। सर, इट वाज आई थिंक लेस देन 5 आवर्स मैं झांसी पहुंच गया और झांसी से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पे वो दतिया जो पीठ था वहां में गया और मैंने वापसी में भी मैंने वो रास्ता अपनाया। सर, दिस हैज बीन डन बट एंड आई थिंक मतलब मुझे ये लगा कि अभी आपने एक्सप्रेसवे की बात की, तो क्योंकि मैं एक्सप्रेसवे से जुड़ा रहा हूँ मुख्यमंत्री जी के साथ 2017 से जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं उन पर बहुत सारा कार्य हम लोगों ने किया है। मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो पहली चीज तो उन्होंने ये कहा कि हमारे जो भी एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन थे, हमारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पूरा नहीं था, उसको पूरा करो, उसकी व्यवस्था पूरी अच्छे से बना के रखो। और फिर उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमें बनाना है, क्योंकि पूर्वांचल के लिए विशेष रूप से कार्य हमें करना है। और मुझे बताने में खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजमगढ़ में, जहां मैं कलेक्टर रहा हूँ, वहीं पर उसका शिलान्यास किया और कोविड काल होते हुए भी उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही जो है किया। और वो उद्घाटन पूरे थोड़ा भी आपका जो है कमिटमेंट है तो वोट जरूर डालें। मैं देख रहा हूँ आजकल की हर आदमी सोशल मीडिया पे है, अच्छा भी स्टूडेंट भी सोशल मीडिया पे है, हर यूथ सोशल मीडिया पे है। तो अगर आप सोशल मीडिया में 5 साल हैं तो 5 मिनट जाकर अपना वोट अपने ही बूथ पर न डाल सके, ये उचित नहीं है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरी बेटी, मेरे बेटा, मेरी बहू और माननीय ऑफकोर्स सभी लोग हम लोग कल जाकर सुबह 10 बजे अपने केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर में वोट डालेंगे। और माननीय जी की इलेक्शन कमीशन की ब्रांड एम्बेसडर भी रही है, तो मैं जिलों में चुनाव में हम लोग वोटर प्रतिशत बढ़ाते रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि हमें पुनः एक अवसर मिल रहा है कि हम वोट डाल सकें। ये जरूर है, अभी एक किसी और चैनल पर मुझसे पूछा था वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, मैं शुरुआत में कहना चाहूंगा सवालों का भ्रमण करके ये जो पूरा जो मॉडल सेट किया है इसका निश्चित फर्क पड़ा है। और यही कारण है कि यूपी का जो डेवलपमेंट दर है वो इंडिया से भी आगे है। इंडिया का डेवलपमेंट दर तो आपको मालूम है कि अभी कल परसों में तो आया है कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी। यूपी भी इंडिया में इज दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जहां वर्ल्ड में इंडिया यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको फिर सुनवाएंगे ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने और क्या कुछ कहा। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है, और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपको सुनाते हैं ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने क्या कुछ कहा। यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाना है, हम दूसरे स्थान पर है, इसको पहले स्थान पर ले जाए। हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि हम 5th लार्जेस्ट 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है।
हमारा यूथ इतना ट्रेंड है, उसको हमको आगे ले जाने की जरूरत है। ये एक पूरा जो लक्ष्य है, इसमें जब हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, तो निश्चय ही हमको लगता है देश मजबूत हाथों में है और देश और प्रदेश और मजबूत होता जाएगा। अपने प्रदेश के हर नागरिक को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हर तरह से उसको लाभ दे सकते। मैं एक बात अपने दर्शकों से और बताना चाहता हूँ, खासतौर से जो विभिन्न चैनलों पे वो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं सर के साथ में, क्योंकि सर इससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे सर, वो उनके बारे में जब मीडिया में चर्चाएं होती थी तो बहुत अच्छी वे में नहीं आती थी। मुख्यमंत्री जी को 2017 के बाद वो पदभार ग्रहण करते हैं तो उनको प्रमुख सचिव सूचना के तौर पर अवनीश अवस्थी जी मिलते हैं। और सर इससे पहले मुझे नहीं याद है कि इतनी पुरानी तो मेरी पत्रकारिता नहीं कि आप डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन या कभी आप सूचना से जुड़े भी होंगे, लेकिन सबसे डिफिकल्ट डिपार्टमेंट जिससे लोग डरते हैं वो विभाग आपने संभाला और उसके बाद से जो योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि बनी और खास तौर से जो डेवलपमेंट यूपी में हुए सर, गुजरात मॉडल जो था सर, वो भी हमें जब सरकार भाजपा की नहीं थी तो उतना प्रदर्शित नहीं होता था, खासतौर से सरकार बनने के बाद दिखा। लेकिन यूपी का जो मॉडल है, जो डेवलपमेंट का मॉडल है सर, वो बहुत कुछ देखने को मिले, ना कि देश में लेकिन देश के बाहर भी सर। देखिए, यूपी में जो डेवलपमेंट मॉडल है और प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, मुख्यमंत्री जी का जो है पूरा एफर्ट है, ये कह लीजिए इट इज फॉर्चुनेट कि उत्तर प्रदेश में केंद्र की सरकार और राज्य सरकार एक है। क्योंकि डबल इंजन जो कहा जा रहा है, इट इज नॉट जस्ट अ स्लोगन, इट इज एन एक्चुअल थिंग व्हिच इज वर्किंग ऑन द ग्राउंड। कभी भी उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले मेरे जानने में तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि केंद्र और राज्य की सरकारों में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा हो, जितना अच्छा आज का कोऑर्डिनेशन है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी एक निगाह से इशारा करते हैं और प्रदेश में मुख्यमंत्री जी उसको इंश्योर करते हैं कि ग्राउंड पर काम हो। मुझे तो एक प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी है जो हम ही लोगों ने उसको धर्मार्थ कार्य, ये मुख्यमंत्री जी की सोच और प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद है उसके तहत हुआ है। फिर मुख्यमंत्री जी का ये था कि हम बुंदेलखंड के लिए जरूर हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। बुंदेलखंड को भी, एक्सप्रेसवे को भी प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास करके उसका उद्घाटन किया, वो भी काम शुरू हो गया और समय से पहले पूरा हुआ। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरे बुंदेलखंड के क्षेत्र को, वहां के औद्योगिक विस्तार के क्षेत्र को भी आगे बढ़ा रहा है। और फिर मुख्यमंत्री जी का कुंभ के पहले एक निर्णय था कि हम पश्चिम को पूरब से जोड़े, और तब उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे जो पहले एक बार प्रयास की गई थी और सफल नहीं हुए, उसका एक नया खाका तैयार करके जहां दिल्ली से मेरठ 16 लेन का एक्सप्रेसवे खत्म होता है, उसी पॉइंट से गंगा एक्सप्रेसवे को शुरू करके प्रयागराज तक ले जाने का निर्णय कुंभ में लिया। वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश का 45 से 46 हजार करोड़ का है। वो कार्य भी बहुत, मुझे खुशी बताने में, बहुत तेजी से हो रहा है और उसके जो निर्माण कार्य है लगभग 40-45% ऑन एन एवरेज चारों उसके जो पार्ट्स है वो कंप्लीट है। कोशिश हमारी ये है कि 2025 तक उस कार्य को हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेसवे का नेटवर्क अब पूरे उत्तर प्रदेश में आया है तो विदेशी भी आते हैं, देश के अन्य भाग से जब लोग आते हैं तो निश्चय ही उसका बहुत फर्क पड़ता है। आज अगर अयोध्या आपको जाना है तो आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होकर अयोध्या अगर जाइए तो 1.25 घंटे में जो है आप अयोध्या पहुंच जाएंगे। आज जो है आजमगढ़ आपको जाना है तो 2-2.25 घंटे में आप आजमगढ़ पहुंच जाएंगे। और एक मुझे बताने में खुशी है कि गर्मी का मौसम है, बच्चों की छुट्टियां हैं, आजमगढ़ में बहुत ऐसे परिवार हैं जो दिन में सुबह आजमगढ़ से निकले, यहाँ पर विभिन्न मॉल्स में अपने बच्चों को घुमाया और यहाँ पर एंजॉय किया और शाम तक उसी एक्सप्रेसवे के माध्यम से वापस चले जाते हैं। उद्योग भाग जो है हमारे जो औद्योगिक विभाग का पूरा व्यवस्था है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इन एक्सप्रेसवे के किनारे अब नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हों। मुझे बताकर खुशी है कि इन एक्सप्रेसवे के किनारे लगभग 30 औद्योगिक क्षेत्र और बन रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल फिलहाल पिछले साल इन्वेस्टर समिट उनके सामने हुआ, उन्होंने उस इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया। 40 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव आए और फिर इस साल मंदिर के उद्घाटन के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद फरवरी में ग्राउंड ब्रेकिंग जो 10 लाख करोड़ से ज्यादा की हुई। मुख्यमंत्री जी का ये जोर है
कि अब इन सभी प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए इन एक्सप्रेसवेज के किनारे भूमि को जो है प्रॉपरली उसको लेकर विकसित किया जाए। तो ये पूरा एक जो खाका और एक जो पूरी रूपरेखा और एक जो पूरे विकास की गाथा है, तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेसवे उसकी रीढ़ की हड्डी है और इसको प्रदेश को आगे ले जाने में लाभ। सर एक बात खास तौर से मैं अपने दर्शकों को यहाँ बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब विकास का स्तर इतना हो चुका है कि मुझे लगता है कि शायद अकेले हमारे वरिष्ठ अधिकारी अवनीश अवस्थी जी भी उसको शायद समय कम पड़ जाए हमारे लिए। लेकिन एक बात, क्योंकि विकास का स्तर मार्च 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ा सर। जो ये जो चीफ मिनिस्टर है, हम जब दिल्ली में बैठते हैं बातचीत करते हैं, तमाम वहां भवन है, चाहे वो हरियाणा भवन है या हम हिमाचल भवन की बात करें, हम मध्य प्रदेश भवन की बात करें, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर आते हैं तो हम उन्हें बहुत आराम से खाते हैं पीते हैं। लेकिन जब यूपी के चीफ मिनिस्टर आते हैं हमने वो कभी बैठे ही नहीं देखा। एंड ही इज सच अ डिफिकल्ट चीफ मिनिस्टर। सर तो ये हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, ऐसे मुश्किल चीफ मिनिस्टर के साथ आप 2017 से लेकर अब तक कैसे काम कर पा रहे हैं सर? देखिए, ये चीज मैं तो एक पूरा चेंजिंग सिनेरियो देख रहा हूँ। मैं 1987 में आया, फिर हम लोग फील्ड में रहे, जिलों में लगभग 8 से 9 साल रहे, 7 जनपदों में जिलाधिकारी के रूप में रहे। इस प्रदेश के हर चीफ मिनिस्टर के साथ काम करने का मौका मिला। बदायूं में मैं था तो उस समय जो है 2 चीफ मिनिस्टर्स का जो है मैं रिटर्निंग ऑफिसर भी रहा। तो पहले क्या था कि जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज थे, सीएम्स थे, इवन प्रधानमंत्री के लेवल पर अगर हम देखें तो एक अलग सोच थी, एक पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल दिखते। आज की तारीख में अगर आप अपने प्रधानमंत्री जी को देखें, हम लोग ने उन्हें क्लोजली वॉच किया जब वो गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे। हम लोगों ने उनको बहुत ही क्लोजली वॉच किया है जब वो प्राइम मिनिस्टर 2014 में बने। वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है, तो उनके संसदीय क्षेत्र और पूरे प्रदेश के अन्य अन्य कार्यक्रमों में उनको क्लोजली वॉच करने का मिला है। और हम इंटरनेशनल लेवल पर भी देखते हैं, इतनी मेहनत करने वाला जो है कोई व्यक्ति दिखता नहीं। हम लोग को खुद इंस्पिरेशन होती है कि जो व्यक्ति 24 घंटे काम कर रहा है, 365 दिन काम कर रहा है, कभी छुट्टी पर नहीं जा रहा है। और डेवलपमेंट की बात जब हम करते हैं तो नेशनल फोरम में वहां की मीडिया में जो परसेप्शन है, मैं चाहता हूं कि एक बार उसके विषय में अगर कोई सवाल आप ले सकें, क्योंकि ये ऑडियंस के बीच में से सवाल आना चाहिए। और हम पहला सवाल एक आपकी तरफ से, खासतौर से कि नेशनल मीडिया में जो सर ने बात कही और आप मनमोहन जी, एक चीज पर मैं जरूर सवाल लेने से पहले कहना चाहूंगा, आपने एक सूचना विभाग के बारे में बात की। आज की तारीख में वर्ल्ड ओवर अगर लीडर्स देखे जाए, और अभी आपने अपने प्रधानमंत्री को मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा कि पूरे विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं उसमें कोई ऐसा लीडर है जो मीडिया के हर चैनल से इंटरेक्ट कर रहा हो। और मैं योगी जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए कहूंगा कि पहली बार जब उनका हमारा जो है किसी चैनल से 2-3 चैनल्स के साथ इंटरेक्शन की बात आई, तो हमने उनसे कहा कि सर क्वेश्चन मंगा लें, डिटेल्स मंगा लें। बोले उसको चिंता करेंगे। हम लोगों ने कहा राम मंदिर पर कोई अगर प्रश्न पूछेगा तो क्या होगा, बोले करते ही चिंता नहीं करो। ये जो कन्विक्शन होता है नेशनल लीडर में, योगी जी में जो हमने देखा है, ये कन्विक्शन है। चलिए इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको फिर सुनाएंगे ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने और क्या कहा। चाचा नौकरी लग गई है, 2 कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं। और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
संभव है जब आपने जमीन पर काम किया हो, जमीन पर लोगों से जो है इंटरेक्ट किया हो। कौन देश में कौन चीफ मिनिस्टर है जो सुबह 7 बजे जो है 8 बजे जनता अदालत करता और दरखास्त देता? ऐसा संभव है। ये जो एक काम करने का जो जोश है और फिर फीडबैक लेने का जो एक सिस्टम है, जब इस टाइप को लीडर प्राप्त करता है तभी ये संभव है कि जो प्रश्न पूछो उसका उत्तर देते हैं और विजन बिल्कुल क्लियर है कि हम अपने देश प्रदेश को आगे कैसे दिखाएं। हम कह सकते हैं ना कि जो नवरत्नों की बात होती थी, जिस राजा के पास, मैं राजा तो नहीं बोलूंगा, तो महाराज तो हम उनके एक पद के नाते कहते हैं, लेकिन जिस चीफ मिनिस्टर के पास ऐसे रत्न होंगे तो जाहिर सी बात है वो रोशनी तो वहां तक पहुंचेगी। सपना जी, कोई आपका सवाल हो, उसके बाद हम ऑडियंस से 1-2 सवाल लेकर के सर से सेशन वाइंड अप करेंगे। सर, वैसे तो हम यहाँ लोकसभा चुनाव की बात करने के लिए बैठे हैं, लेकिन खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो महिलाओं को लेकर, मैं उत्तर प्रदेश बहुत पहले से आती रही हूँ, महिलाओं को लेकर जो बदलाव आया है और जितनी खुल के हम लोग चल पाते रोड पे, ऐसा पहले नहीं था, मैंने खुद महसूस किया। बस उसी पर मेरा सवाल है कि आप गृह विभाग में भी रहे तो इतना सेफ्टी आप देखिए जो आपने प्रश्न किया उसको मैं जड़ से उत्तर देता हूँ। अगर किसी प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर होती है, वो तभी बेहतर हो सकती है जब इस तरह से गुंडे, माफिया, जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको कंट्रोल में लाया जाए। क्रिमिनल एलिमेंट सबसे पहले किसको प्रभावित करते हैं? समाज के कमजोर लोगों को, समाज में व्यापारियों को, सड़क पर चलती महिलाओं को, स्कूल के सामने निकलती हुई छात्राओं को, इनको जो है प्रभावित करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से तय किया कि 0 टॉलरेंस टू क्राइम एंड क्रिमिनलिटी। 0 मीन्स 0। एंड दूसरा उन्होंने कहा कि प्योर रूल ऑफ लॉ। तो मुख्यमंत्री जी का जो ये महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण और इस पूरे जो एस्पेक्ट को 50% हमारा जो है महिलाएं हमारे प्रदेश में है, लड़कियां हमारे प्रदेश में है, उस पर विशेष काम किया। 118 से अधिक कोर्ट्स महिलाओं के क्राइम्स और बच्चों के क्राइम्स के नए प्रदेश में स्थापित हुए। आज कल परसों में देख रहा था, महीनों से मैं देख रहा हूं, सालों से देख रहा हूं कि किसी भी मामले में, रेप के मामले में, मर्डर के मामले में, कोई भी मेजर क्राइम के मामले में यूपी का स्थान जो है 18वां, 20वां या मे बी 30वां स्थान आ गया है। मतलब वी हैव बीन लोएस्ट रैंक। ये पॉसिबल तभी हुआ है जब हमारे प्रदेश की जो पुलिस व्यवस्था है, जो यूपी पुलिस है, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी पुलिस है। इसकी 3 लाख से संख्या बढ़ाकर 4.5 लाख की गई। इसमें महिलाएं 10,000 से बढ़ाकर 20,000 महिलाएं और चली गई। विमेन कांस्टेबल 30,000 महिलाएं हो गई। इसकी जो है टेक्निकल साइड में, साइबर में, फॉरेंसिक में, वेपनरी में इसको टेक्निकली और मजबूत किया गया। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए थाने, नए पुलिस स्टेशन, नई पुलिस के वाहन, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बढ़ाया गया। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जो महिला सशक्तिकरण पर आपने बात की, फोकस ऑन विमेन। तो हर गांव में बीट महिला बीट कांस्टेबल बनाई गई, हर थाने में महिला डेस्क बनाई गई। इसके साथ साथ जो है महिलाओं के अपराध को रोकने के लिए जो हेल्पलाइन है 1090 उसको 112 से कोऑर्डिनेट करा के उसको और मजबूत किया गया। और साथ ही साथ जो है प्रोसिक्यूशन विंग को भी इतना मजबूत किया गया कि आज की तारीख में क्रिमिनल को मालूम है कि अगर उसने क्राइम कमिट किया है तो वो छूटेगा नहीं। और साथ ही साथ ये भी किया कि जिन माफिया, जिन गुंडे बदमाशों ने 100 मुकदमे, मैं जान रहा हूं जनपदों में, मैं जिलाधिकारी रह के आया हूं, 100 मुकदमे एक मामले में भी कन्विक्शन नहीं। आज हर मामले में जुडिशरी का पूरा मजबूत सहयोग मिला, हाईकोर्ट का सहयोग मिला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सहयोग मिला। जब एक हो जाए, जब देश की जुडिशरी एक हो जाए, देश का पॉलिटिकल लीडरशिप एक हो जाए, प्रदेश का लीडरशिप, चीफ मिनिस्टर एक हो जाए, जब प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी हम जैसे अधिकारी एक हो जाए। तो फिलहाल उस बुलेटिन में हमारे साथ बस उतना ही। नमस्कार।